बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाकरा, मैं हूं बिलाल मुबशर। 2018 में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जीत कर हार भी गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जीत कर आज भी दिलों के तर्जमान हैं और पार्टी के तर्जमान हैं और पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर छाए हुए हैं। उनमें से एक बड़ा नाम मेरे इलाके के हल्का पीपी 132 के साबका मेंबर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद अशरफ साहब हैं, जो कि नाज़म की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बतौर मशीर वज़ीर आला पंजाब भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम और बड़ी जिम्मेदारी जो उन्होंने 2018 से लेकर अब तक निभाई है, वो है अपनी पार्टी की सही मायनों में हर एक प्लेटफॉर्म पर तर्जमानी। आज उनसे बात करेंगे। इस दौर में जो महंगाई हो रही है, जो इलेक्शन चल रहा है, जो इलाकाई सियासत है, उसके ऊपर बात करेंगे। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको हम अक्सर टेलीविज़न पे देखते हैं, आपकी मसरूफियत हमें मलूज़ ख़तर है, वरना हम ज़्यादा वक्त आपसे लेते। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ सफ़र शुरू हुआ था, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की रहमत से और सरदार दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदमों की खाक के सदके हाफ़िज़ बिलाल साहब, मैं आपका, आपके ABC न्यूज़ चैनल का मशकूर हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सांगला हिल ज़िला ननकाना पंजाब में बैठकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करते हैं। आप अवामी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी की बात करते हैं और पाकिस्तान के आइन की मजबूती की बात करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर आपका अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब मेंबर CWC शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी मेहरबानी की। आपके सवाल में बड़ा वज़न है, हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं, वाज़ेह हैं। 2017 में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ चल रहा था। 2/3 अक्सरियत लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो 6 जून 2013 को थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, मुल्क के अंदर 2 बड़े इशू थे। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी। 80,000 से ज़ायद लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके थे दहशतगर्दी में। 10,000 से ज़्यादा फ़ौज पाकिस्तान के बेटे शहीद हो चुके थे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने हिम्मत, जुर्रत, फ़हम और फ़रासत काम लिया और दहशतगर्दी का खात्मा किया। 16 जून 2014 को असम्बली में एज ए प्राइम मिनिस्टर ज़रब अदब का आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने मदद की। 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, जिसमें हमारे शेखपुरा में भिक्की पावर स्टेशन, हेड बल्लो की कसूर, हवेलिया बहादुर शाह जंग में 1230 मेगावाट के मनसूबे लगे। 1260 का साहिवाल में कोयले पर पहला मनसूबा लगा, बिजली पैदा की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब इमरान नियाज़ी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश होती है, पनामा का इंटरनेशनल ड्रामा किया जाता है, 356 लोगों के नाम सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में अकामे पर डिसीट किया जाता है, नाअहल किया जाता है और उसके बाद फिर उनको पार्टी की सदारत से फ़ारिग किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक 75 साल में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब नहीं होता था। लेकिन जो इमरान खान के इत्तेहादी थे वो उनको छोड़ गए बार बार यू टर्न लेने के बाद, जिसमें MKM थी, काफ लीग थी, अख्तर मैंगल साहब थे और मैं समझता हूँ कि जैन बुख्ती थे। वो लोग जब हमारे साथ मिलते हैं PDM के साथ, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 9 अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तलख हालात थे। IMF के पास इमरान खान ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूँगा, लेकिन बाद में गया, लेट गया। असद उमर जो है वो मैं समझता हूँ मिनिस्टर फिनांस थे, जब अमेरिका से आते हैं 2019 में उनको फारग करके शेख हफीज़ को बैठा दिया गया। अब शेख हफीज़ किधर है? और स्टेट बैंक का गवर्नर जनरल डॉक्टर रज़ा बाकर किधर है, जो IMF का रेगुलर एम्प्लाई था? और वो MOU जो साइन किए गए IMF के साथ, उनको बार बार जब सस्पेंड किया गया, तो आज मैं समझता हूँ महंगाई जो है वही MOU है, वही IMF है। हम तो 2018 25 जुलाई 2018 को 108 रुपये का डॉलर था पाकिस्तान का। 100 रुपये की 2 किलो चीनी आती थी, 32 रुपये
जो था वो आटा था किलो, 67 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर था। और ये तमाम जो हालात हुए, ये इमरान खान की नाअहली, नालायकी और उन MOU की तरफ की वजह से हुए, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट टू स्टेट हुए। आज तलख हकीकत है, हमने स्टेट को बचाया है, अवाम इसमें परेशान है, हम खुद परेशान हैं, मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब परेशान हैं, लेकिन ना चाहते हुए स्टेट को भी किसी ने बचाना है, मुल्क को भी बचाना है, और ये ज़रूरी था। तो इंशाअल्लाह ये MOU आखिरी मराहल में है, और बड़ी सख्त मैं समझता हूँ कंडीशंस हैं IMF की, जो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज़ उन पर अमल होगा, और पाकिस्तान का जो प्रोग्राम बहाल होगा, तो उससे फिर आस्ता आस्ता महंगाई का खात्मा होगा, रिव्यू की तरफ जाएंगे। हमारी कोशिश भी है, नीयत भी है, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बता दिया। लेकिन थोड़ा सा हम माजी की तरफ चले जाएं तो अगर खान साहब ने 150 पे पेट्रोल छोड़ा तो अभी 272 से होके 267 पर आ चुका है। डॉलर की बात करें 180 पे छोड़ा था, 280 पे चला गया है और फिर भी मुश्किल से मिल रहा है मार्केट में। अगर हम ऑयल की बात कर लें, घी की बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, हर एक चीज़ को एक साल में बहुत बड़ा दचका भी लगा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं तकरीबन तजर्बाकार हैं, जबकि इमरान खान तो बिल्कुल अनारी थे। इस पे क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, वो अनाड़ी नहीं था, उसकी 72 साल उम्र है, और वो मैं समझता हूँ उसके साथ जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे, जो कभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे, और उसके बाद फिर वो पार्टी के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और वो 70 साला सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। उसी तरह एक शेख रशीद नामी शख्स है, जो हमेशा पार्टियाँ बदलता है, कभी काफली, कभी मुशर्रफ, और उसके साथ जितना टोला है वो परवेज़ खट्टक, ये सारे वही लोग हैं जो बार बार पार्टियाँ बदलते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की, मैं इनको इंडोज करता हूँ, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन बात ये देखने वाली है कि आया कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया MOU IMF के साथ हमने साइन किया? नॉट एट ऑल। 11 महीने में वही पुराने एग्रीमेंट्स जो बर वक्त नहीं किए गए थे, और उसके बाद जब किए तो 2 दफ़ा इमरान खान ने IMF का प्रोग्राम सस्पेंड किया। हमने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया जिसमें बिजली, पेट्रोल, गैस पर टोटली सब्सिडी ख़त्म करने की सिग्नेचर है, वो इमरान खान और उनकी कैबिनेट की अप्रूवल है। और उसके बाद जो 300 रुपये तक पेट्रोल का उस एग्रीमेंट में शामिल है, 50 रुपये डीजल और पेट्रोल पर लीटर पर सब्सिडी का रिटर्न मौजूद है। जब शबाशी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 1.5 महीना 1 रुपये भी कीमत पेट्रोल की नहीं बढ़ाई, लेकिन तमाम नेबर्स, मुस्लिम कंट्रीज, फ्रेंड कंट्रीज जो है, सब की एक ही डिमांड थी कि IMF के मायदों पर, एग्रीमेंट पर अमल किया जाए। अब असाद डार साहब ने जब पिछले महीने 10 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता किया, तो IMF ने बहुत उस पर सख्त एक्शन लिया, और जनेवा मुज़ाकरा कॉन्फ्रेंस के मौका पर मुलाकात होने के बावजूद उन्होंने हमारे साथ MOU साइन नहीं किए। और ये इमरान खान ने कहा था कि डॉलर ओपन मार्केट में होगा। जब डॉलर को ओपन किया गया, डॉलर की अड़ान ऊपर को गई, वो 50-60 रुपये डॉलर बढ़ा है। और IMF के साथ स्टेट बैंक को आज़ाद स्टेटस देना, ये पिछली गवर्नमेंट ने किया, हमने नहीं किया। हमेशा IMF के साथ मुज़ाकरात किए जाते थे, कंट्री टू कंट्री ऑफिस भी करते थे, लेकिन इस पिछली हुकूमत की बदकिस्मती ये थी कि खुद इमरान नियाजी अनाड़ी था, लाडला था, एक पिच का ड्रामा किया करते थे, और अब एक पिच का नाम लेकर रोते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस एक पिच के ड्रामे में पाकिस्तान को दिवालिया करने की इमरान खान की नालायकी, नाहली शामिल है। और जो 200 उनके पास एक्सपर्टीज़ की टीम थी, वो नलायकों पर मुश्तमल टीम थी। आज सवाल ये है कि अगर हम IMF के एग्रीमेंट्स पर अमल ना करें जो इमरान खान ने किया था, तो मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा था, मुल्क श्रीलंका बनने की साजिश थी। जब FATF के साथ फाइनल एग्रीमेंट्स डायलॉग हो रहे थे, तो इमरान खान ने और इमरान खान के मिनिस्टर ने जो है वो फिनांस मिनिस्टर जो लगारी इधर और खैबर पख्तूनख्वा, दोनों मिनिस्टर ने IMF को लेटर लिखे थे कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। और अगर ये ना लिखे हों तो हम इस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, और अगर लिखा हो तो कोई मुहब्बे वतन ऐसा सोच सकता है? जो इमरान नियाज़ी का के करतूत हैं, जो उसने किया है,
मैं समझता हूँ ये एक इंटरनेशनल साजिश है। और अब अगर IMF के MOU पर अमल ना किया जाए तो जो एग्रीमेंट्स हैं वो अगर डेडलॉक रहता है तो सऊदी अरब समेत चाइना, UAE, तमाम कंट्री जो हैं वो हमारी किसी लिहाज से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो IMF के मेंबर हैं और सब की डिमांड और सब की, मैं समझता हूँ कि ये शराइत के पर हम अमल कर रहे हैं, ना चाहते हुए अमल कर रहे हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज साहब ने बिल्कुल कहा है कि हम सांस भी लेते हैं तो IMF उस पर ही हमें इजाज़त देने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। हालात तलख हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे वोटर्स भी नाराज़ हैं, पाकिस्तानी अवाम भी परेशान है। लेकिन अगर ये MOU पर अमल नहीं करते, अमल करने की ज़रूरत नहीं, तो खुदा न खास्ता अगर मुल्क डिफ़ाल्टर होता है तो जो आज 20% एक चीज़ की कीमत बढ़ी है, फिर वो 100% बढ़नी है। और फिर आप जैसे दानिशमंद फ़हम व फास्ट रखने वाले जो हैं वो हमसे बिजनेसमैन कम्युनिटी यही डिमांड कर रही है कि आपने ये महंगाई पहले क्यों नहीं की। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर मेरे ज़िला ननकाने की अवाम, सांगला हिल NA 111 की अवाम, शाहकोट, वारबट्टन और मैं समझता हूँ सैयदाला, ये ज़िला ननकाना हो या सूबा पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान हो, हम अवाम की इस परेशानी को ज़्यादा महसूस करते हैं। मियाँ नवाज़ साहब सख्त परेशान हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन कंडीशन पर अमल किए बगैर ना गुजारा है और ना ही नेशनल लेवल पर जो मुल्क का स्टेटस है, या मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, उस पर हम समझते हैं किसी सूरत हर्फ नहीं आना चाहिए। अमल करने के बाद इंशाल्लाह हालात नॉर्मल होंगे। हालात नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब परेशान हैं, लेकिन जो हम हालात देख रहे हैं, पहले मुफ्ती इस्माइल साहब आए, उन्होंने वजारत ख़जाना को चलाया, लेकिन जब भी वो टीवी पर आते थे तो कीमतें बढ़ जाती थीं, लेकिन वो जस्टिफिकेशन भी देते थे जिससे अवाम कुछ देर के लिए गाली निकाल के फिर चुप कर जाते थे, क्योंकि जो गरीब बंदा है वो दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, हर एक चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी थी जब मुफ्ती इस्माइल साहब थे। लेकिन जैसे ही इसहाक डार साहब आए हैं, वो कीमतें उससे भी ज़्यादा तजावज़ कर चुकी हैं, वो जस्टिफिकेशन भी नहीं देते। तो लोग कहते हैं कि इसहाक डार और मुफ्ती इस्माइल की जो तब्दीली हुई है उससे पार्टी को फ़ायदा हुआ है, अवाम को 0% फ़ायदा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई पार्टी का इशू नहीं है। इसहाक डार साहब भी काबिल एहतराम है और मुफ्ती इस्माइल साहब भी, दोनों का अपना रोल है, टीम मेंबर है। प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं और जो 2020 में इमरान खान ने जी ने 360 अरब का मिनी बजट पेश किया था। आज भी 400 अरब की IMF की तरफ से प्रेशर और था दबाव, लेकिन 170 अरब के टैक्स ज़्यादा लगे हैं। ये ज़रूरी हैं, अगर ना लगाएं तो वोटर्स को हम खुश कर लेंगे, लेकिन अगर मुल्क डिफ़ाल्टर हो गया तो फिर हम सब हर आदमी जो है वो परेशान होगा और नेशनल लेवल पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब होगा, उस पर ख़राब होगा, जो मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ये तलख फैसले हैं और ये वक्त और मौके के लिहाज से ज़रूरी हैं। ये इमरान नियाज़ी का जून तक एग्रीमेंट है, इंशाल्लाह ये जून तक की टैक्स लगे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह रिव्यू होगा। महंगाई के खात्मे के लिए सारे स्टेप ले रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह जी। दुआ करें कि पाकिस्तान तरक्की करे। शाहद खान अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, और उनके साथ मुफ्ती इस्माइल वज़ारत ख़ज़ाना, दो ऐसे बड़े नाम जो कि पार्टी के लिए कई सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने पार्टी से अलहदगी कह लें या पार्टी के ख़िलाफ़ या पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए हैं, उनकी जाने की वजह क्या है? नहीं, शाहद खान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सीनियर नायब सदर है और वो मरियम भी तो वही उसी ओहदे पे हैं। एक सीनियर नायब सदर जो हैं वो पहले हमारे 4 थे और अब मरियम नवाज़ी साहबा है और उसके बाद शाहद खान अब्बासी हैं दोबारा जो बने हैं, और नायब सदर हमारे मरकज़ में कुछ 22 के करीब है। और मुफ्ती इस्माइल साहब भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, वो सिंध मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी के साथ हैं। जी। अपनी बात करना, आवाम के साथ अज़हारी यकजहती करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी की, हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें आज़ादी है और वो हो रहा है। पार्टी के डिसिप्लिन से ना कोई बाहर है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, सब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में इकट्ठे हैं, क्योंकि ये मसला है और ये मसला जो है ये PDM की हमारी गवर्नमेंट है
اگر پیورلی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوتی تو پوزیشن اور ہوتی، لیکن اب اتحادی گورنمنٹ ہے، ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے، الیکشن میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن تاحال اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھل کا الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جب الیکشن کمیشن شیڈول دے گا تو فیڈرل گورنمنٹ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہم نے ان کو 5 ارب کے قریب ان کو اماؤنٹ دے دیے، جب باقی وہ اماؤنٹ دیں گے وہ کریں گے تو ایکچوئل پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس کے مطابق عوام مینڈیٹ فار 5 ایئر دیتی ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے۔ یہاں ایک ضدی 72 سالہ بزرگ نالائق ناہل آدمی جس کا نام فتنے خان ہے، اس کی ضد نے پاکستان کے اندر حالات یہ پیدا کیے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی پوزیشن جو ہے وہ اس کے کیے دھرے کی سزا عوام بھگت رہی ہے، اور اس نے جب دونوں اسمبلیاں توڑی ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس کی گورنمنٹ تھی، وہ نالائق یہاں کام کرتا، اس نے وسیم پلاس جیسے نالائق لوگ جو ہمارے لوٹے تھے بزدار جیسے، ان کو یہاں وزیر اعلیٰ بھرتی کیا، اور اس کے بعد جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بقول عمران نیازی پرویز لائی اس کو بھرتی کر لیے، 4.5 سال میں پنجاب کا ستیہ ناش کر دیا۔ جو شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے ہیلتھ میں ریفارمز کی تھی، ہم نے ہیلتھ کاؤنسل بنائی تھی، لاکھوں روپے ایم ایس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا منتھلی، اور اس کے بعد فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنائے تھے، اور جو بچوں کو اسکالرشپ لیپ ٹاپ ملتے تھے، یہ ساری اسکیمیں نالائق لوگوں نے بند کر دی، اور اب یہ رونا روتے ہیں۔ 4.5 سال کا پنجاب کا حساب عمران نیازی کو دینا ہوگا الیکشن میں، اور 9.5 سال کا خیبر پختونخوا کہ وہاں کے حالات کہاں ہیں کیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ پنجاب میں شہباز شریف کی قیادت میں 90 ارب میں 3 میٹرو بس بنائی تھی، لاہور، ملتان، راولپنڈی۔ اس نالائق ناہل ٹولے نے 135 ارب کی میٹرو بس پشاور چلائی اور آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عوام نے کام کمپیریزن کرنا ہے۔ آپ حافظ صاحب ماشاءاللہ خود بہت دانشور ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، الٹیمیٹلی جب الیکشن ہوگا تو ڈور ٹو ڈور ہم نے وہی بتانا ہے کہ 2018 میں نواز شریف کو کیوں نکالا گیا، اس نالائق کو برانڈ کو لانچ کرنے کے لیے کہاں ہیں وہ فیض حمید نامی شخص، کہاں ہیں وہ بابا رحمت تھے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ہمارے بستے ہنستے کھیلتے پاکستان کو نظر بد لگانے والے یہی ٹولہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اس کی گورنمنٹ تھی اور رونا روتا ہے میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی بھی، پرویز لائی تیرا گورنمنٹ تیری ایف آئی آر تم نے درج کرنی تھی، اور تم نے عدم استحکام پیدا کر کے پاکستان کے حالات خراب کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن ہوگا، جب بھی الیکشن کمیشن شیڈول دے گا اور 220 آرٹیکل کے مطابق انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جلسے کر رہی ہیں انشاءاللہ 14 مارچ کو ڈسٹرکٹ لاہور ڈویژن کا ورکر کنونشن بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے، جو فیض پور انٹرچینج قصور ننکانہ شیخ پورے کے مڈ میں ہوگا۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں خطاب کریں گے، پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب خطاب کریں گے، اور پنجاب کے جو 297 حلقے ہیں آلموسٹ اس پر ورکنگ ہو چکی ہے، اور جو ڈویژن صدور اور زیری صدور نے ریکمنڈیشن دی ہیں آلموسٹ 99% ہماری ٹکٹوں کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ تمام جو ٹکٹوں کے نام ہیں وہ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سے ڈسکس کر لی ہیں، اور اس پر مزید جب یہ شیڈول آئے گا وہ اناؤنس بھی ہوں گی، اور جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ بھی الحمدللہ بن چکا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کمپین کی قیادت کریں گی، حمزہ شباشی صاحب کریں گے، اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ پنجاب بھی جیتیں گے اور خیبر پختونخوا بھی جیتیں گے صحیح انشاءاللہ۔ ویسے تو آپ کے ساتھ سوالات کرنے کا مزہ زیادہ آ رہا تھا، بہت گفتگو اچھی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آپ کی مصروفیت اس طرح کی ہے، میں نیشنل سطح پہ آخری سوال کر کے پھر مقامی سیاست پر آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں اور عام فہم بات ابھی چل رہی ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پارلیمنٹ سے نکالا گیا ہے، جب سے وہ باہر نکلے ہیں تو وہ سڑکوں پر آئے ہیں تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو چکا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، 9 اپریل 2022 کو تک عمران خان کا کیا سٹرکچر تھا، کیا سٹیٹس تھا، اور 37 ضمنی الیکشن ہوئے تھے جس میں سے ہم 34 جیتے تھے۔ اب اس کی نالائقی نااہلی ہر ادارے کے سربراہ کو گاڑی نکال کر اگر اس کی کارکردگی بڑھانی ہے، اور ہر آدمی کا اگر اس کی یہی کارکردگی کو جانچنے کا پیمانہ ہے، تو میں دعا کر سکتا ہوں کاش وہ 4.25 سال کی کارکردگی بڑھاتا۔ یہ سانگلہ ہل موٹر وے نواز شریف صاحب بنائیں، افتتاح کریں، اور ننکانہ موٹر وے جو ہے لاہور ٹو کراچی وہ نواز شریف بنائے، سیالکوٹ موٹر وے وہ بنائے، بجلی کے منصوبے وہ لگائے، کسان کے لیے پیکج وہ دیں، اور یہ عمران نیازی جو ہے یہ 350 کنال کے
شہزاد چک کے گھر پر قبضہ کر کے اور وہاں ناجائز تجاوزات کو دوسروں کے لیے گھر گرا کر اور اپنے لیے انوکھا قانون، یہ اس لاڈلے کا ہی ہے کہ جو توشہ خانے کے اربوں روپے کے تحفے 6 ارب کے ہیرے جواہرات لے جائے، اور خود چک شہزاد سے آتا تھا اسلام آباد، وہ جو یونیورسٹی اس نے بنائی تھی پی ایم ہاؤس، ہیلی کاپٹر پہ آتا تھا. اور اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ میدان سجے گا، حقائق قوم کے سامنے آئیں گے. 4.25 سال کی کارکردگی عمران خان کو بتانی ہے، اور 25 جولائی 2018 کو جب RTM سسٹم بٹھا کر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پر شب خون مار کر MPs اور MNAs کو فارغ کیا گیا اور اس کو جتایا گیا، اس کی سزا ملک بھگت رہا ہے. اور یہ شوشے ایسے ہی ہیں کہ خود جیل سے بچنے کے لیے جیل بیرو تحریک شروع کی. لاہور میں 250 لوگوں کے نام تھے اور 77 لوگ گرفتاری دیتے ہیں، اور اگلے دن ہی رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور ملتان میں ایک آدمی نے گرفتاری نہیں دی، پشاور میں بھی ایک نے گرفتاری نہیں دی، اور ہزاروں لوگ گرفتار ہونے تھے. تو پورے پنجاب اور پورے ملک میں کوئی 287 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے. یہ ان کا ڈرامہ ہے جو ایکسپوز ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ ملک نے ترقی کی ہے، ہمیشہ ملک آگے بڑھا ہے، اور انشاءاللہ اب بھی نواز شریف کی قیادت میں ہی ملک آگے بڑھا ہے. صحیح. آپ کے پرانے ساتھی سابق ممبر صوبائی اسمبلی جو طارق محمود باجوہ نے اسی پاکستان تحریک انصاف کو، جن کے بارے میں آپ ابھی بات کر رہے ہیں، کو جوائن کر لیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی ہو، کسی بھی پارٹی سے، اس کا وہ آزاد ہے، جس پارٹی میں مرضی جائے. لیکن پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، پارٹی کو بدلنا نہیں چاہیے. لیکن ہر شخص کا اپنا اپنا کردار ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی آگے پیچھے ہوں گا تو پارٹی کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اشخاص کو فرق پڑتا ہے. صحیح ہے. چند دن پہلے مہنگائی ریلی نکالی گئی جو کہ طارق محمود باجوہ صاحب کی طرف سے تھی، جو بعد میں پاور شو میں منتقل ہو گئی، اور پھر جو وہاں پر بیانات بازی ہوئی وہ ٹوٹلی ایک مہنگائی مارچ سے ہٹ کر تھی. آپ نے وہ ریلی دیکھی؟ میں نے سنا ہے. تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور ہر پارٹی نے کرنا ہوتا ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھتے ہیں. جیسے الحمدللہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں 1 فروری سے بہاولپور میں ہم نے الحمدللہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ سرگودا ہو گیا، گجرانوالہ کنونشن ہو گیا، پنڈی ہو گیا، اور اس کے بعد ملتان ہو گیا. تو یہ اپنی اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن اب ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، اپنا پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ اس نے پرانے لوگوں کو کچھ دینا یا نئے کو دینا، یہ ان کا فیصلہ ہو. صحیح. آپ چونکہ پارٹی کے ایسے نمائندے ہیں، ایسے کارکن ہیں جو کہ ہار کر بھی جیتے ہوئے میں سے بہت سارے بہتروں میں سے آپ کا ایک شمار ہوتا ہے کہ آپ پارٹی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن تو نہیں جیتے، لیکن آپ دلوں پر راج بھی کر رہے ہیں، پارٹی کی ترجمانی بھی ہر ٹی وی چینل پر آپ کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ آپ کے پاس تاحال کوئی ایسی پوزیشن نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے، جس طرح کہ ممبر صوبائی اسمبلی کے پاس کسی MNA کے پاس ہوتی ہے. آپ نے چند ماہ پہلے اعلان کیا تھا کہ آپ بطور MNA الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. 2018 میں آپ MP کا الیکشن ہار گئے، اب آپ MNA کا الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ اب سب جیسے آپ میرے بھائی ہیں نا، آپ اینکر ہیں ABC ٹی وی چینل کے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کسی اور نے بھی اینکر بننا تو میں اور آپ تو اس کو نہیں روک سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کا ذیلی صدر ہوں، میں ڈسپلن کا پابند ہوں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا کارکن ہوں، اور میں پنجاب کا نائب صدر ہوں، اور میں پارٹی کے لیے سب کچھ کرتا ہوں. پارٹی مجھے کچھ بھی نہ دے تو میں پارٹی کے لیے حاضر. پارٹی کی خاطر درجنوں مقدمات ہوئے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہوا ہے، لیکن الحمدللہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور 2012 میں 23,700 ووٹ تھے، تو صفدرآباد شاہ کوٹ کی عوام نے مجھے 12,500 کی لیڈ سے جتایا تھا. اور 2013 میں 37,735 کے قریب ووٹ تھے، اس وقت بھی 12-14 ہزار کی لیڈ تھی. اور 2018 میں 42,000 ووٹ عوام نے الحمدللہ مجھے دیا. لیکن جب RTM سسٹم بیٹھتا ہے اور جب وفاداریوں کو بدلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے، تو مجھے تو خوشی ہے کہ مجھے عوام نے اتنا ووٹ دیا، اور عوام مجھ سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے. اور میری سیٹ پر آپ میری پارٹی کا ہر ورکر PP 132 کے لیے پارٹی کو درخواست دے سکتا ہے.
टिकट लेने के लिए। तो मैं तो हाज़िर हूँ, मेरी टिकट कोई ले सकता है। और पार्टियों का ये हुस्न खूबसूरती होता है कि डिसिप्लिन में रहना, सीनियर जूनियर की इज़्ज़त करना और पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात भी करना। मैं समझता हूँ कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब, मियाँ शहबाज़ साहब, मरीम बीबी, हमज़ा शहबाज़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब की मेहरबानी है कि वो मुझ जैसे कारकुन पर इत्मीनान करते हैं। आप राणा साहब की अगर आपकी बात करें तो जो हमारे मौजूदा एमएनए साहब हैं, मैं उनसे सवाल कर चुका हूं कि आपके साथ जो आपने जब आपने ऐलान किया उस हवाले से उनका भी एक मौक़िफ़ था, उस पे चले हम अभी बात नहीं करते। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि आपकी और जो हमारे मौजूदा एमएनए साहब हैं चौधरी बलजीत ताहर साहब की नाराज़गी की वजह क्या है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, मेरे भाई हैं, सीनियर हैं, मुझसे 20 साल सीनियर हैं और मैं ज़िले का सदर हूँ और मैं भी ओहदेदार हूँ, वो भी ऑफिस बेरर हैं, कोई इशू नहीं है। मीटिंग्स होती हैं, हम इकट्ठे होते हैं। जब मीटिंग्स होती है, हमारे लीडर एक हैं, डिसिप्लिन है, पाबंदी है, सब कुछ है, तो कोई इशू नहीं। मेरी तो उनके साथ कोई नाराज़गी नहीं, बड़े हैं। लेकिन और बड़े अगर नाराज़ होते भी हैं तो मैं समझता मैं नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन एनए 111 के लिए अगर दोनों आप आमने सामने आएंगे एक ही जगह पार्टी में, तो फिर तो आप ना परेशान हो, हम आमने सामने नहीं आएंगे। अच्छा, हम पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं और पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी अपनी बात की जाती है, होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात एक इज़्ज़त मोहब्बत के रिश्ते में रहते हुए होती है। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं और अल्लाह ताला मेरा हामी नासर है और अल्लाह तबारक व तआला रब्बिल आलमीन को हमेशा गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि 2018 का इलेक्शन था तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की क़यादत में अपनी पार्टी के साथ वफादारी की है, अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद रहे हैं। पूरे ज़िले के जो जितने उम्मीदवार थे एमएनए एमपीज़ उनके साथ हूँ और अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ज़रूरत दी होती है कि अगर कोई इख्तिलाफ़ राय हो तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। पार्टी के सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। 4 पीपी के हलके हैं, 2 एनए के हैं और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से दोनों एमएनए की सीटें और 4 एमपी की सीटें मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ के खिलाफ। सही है। पिछला इलेक्शन तो जो हुआ ज़मीनी एनए 118 में, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार गई, इमरान खान साहब जीत गए। चलें आगे जाके अल्लाह बेहतर करेगा। अगर तारक महमूद बाजा की बात करें तो बकौल चौधरी बलजीत ताहर साहब कि आपने उनकी कंपेन भी की है पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप दोनों इकट्ठे नहीं हैं, यानी कि तारक महमूद बाजवा और राना अरशद अभी एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे। क्या आपके उनके साथ भी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं कि या फिर नहीं है? मेरे किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूँ और जब मॉडल टाउन मियाँ नवाज़ साहब की क़यादत में शहबाज़ साहब टिकटें तकसीम कर रहे थे और जिस शख्स ने हमारी पार्टी का टिकट लिया वो मेरा साथी था। जिसने मेरी पार्टी का टिकट जिसको नहीं मिला वो मेरा साथी नहीं है, वो कोई भी हो। और मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ और किसी से मेरा ज़ाती तल्लुक़ जो है वो पार्टी की वजह से ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला इलेक्शन जो है वो नवाज़ शरीफ के नाम पे जीता था और आरटीएम सिस्टम की अब्दी नींद के नतीजे में जो मेरे साथ हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। मेरा ज़मीर मुतमन है। मैं समझता हूँ कि ज़िले का सदर होने के नाते मोहम्मद नवाज़ साहब के किसी टिकट होल्डर के खिलाफ जाना मैं सोच भी नहीं सकता। सही है। अगर हम बात करें पीपी 132 की, तो जो हमारे जो मौजूदा एमपी साहब जो भी साबिक हो चुके हैं, मियाँ मोहम्मद आतफ साहब, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट वो लेकर आए हैं जिसमें ट्रामा सेंटर सर्विस है और भी छोटे छोटे उनके बड़े प्रोजेक्ट उनके हैं जिन्होंने काम भी किए हैं। अगर आप मुवाजना करना चाहें 2013 से 18 और 2018 से 2022-23 तक, तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं दोनों के इक़्तिदार में? सर उसने कुछ नहीं किया। आप ज़रा अपने कलम से लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह शाहकोट के अंदर माजूर बच्चों का स्कूल बनाया शहबाज़ शरीफ की क़यादत में, उसी तरह सफदराबाद बनाया। शाहकोट के अंदर बेटियों का डिग्री कॉलेज की क्लासेस, कम्युनिटी प्राइमरी मॉडल स्कूल जो टीएचक्यू की बैक साइड पे था वहाँ बैठती थी बेटियाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज़ शरीफ साहब ने 97-98 में डिग्री कॉलेज दिया था और जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो बिल्डिंग नहीं बनी थी।
अल्हम्दुलिल्लाह शाहकोट के अंदर बेटियों के डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह नवाशी व शबाशी की क़यादत में हमने बनवाई है। उसमें दूसरा ब्लॉक बनाया है। शाहकोट के अंदर बेटियों का एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल था और दूसरा जो बनाया वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया। शाहकोट में 2 ही हाई स्कूल थे, वो खैर स्कूल नंबर 1, तीसरा हाई स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया। शाहकोट के अंदर बिजली भी नवाज शरीफ साहब ने दी, जो एक्स्ट्रा आबादी थी, सुई गैस भी नवाज शरीफ साहब ने दी, वाटर सप्लाई भी नवाज शरीफ साहब ने दी। और शाहकोट के अंदर इंटरनेशनल हॉकी फुटबॉल स्टेडियम 12.5 एकड़ में 74 करोड़ रुपए के करीब 12 एकड़ में आस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और फ्लड लाइट अल्हम्दुलिल्लाह ये नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं। शाहकोट के अंदर 1122 और सफदराबाद के अंदर भी नवाज शरीफ ने दिए हैं। और सबसे बढ़कर शाहकोट के जो ननकाना रोड वाला कट और सफदराबाद रोड वाला कट नहीं था, वो भी नवाज शरीफ साहब ने दिया है। और शाहकोट और पूरे हल्के में 65 स्कूल अपग्रेड हुए, जिसमें कोटला कालवा, पनवा, कटियाली, वनोटियाँ वाली से लेकर नंदपुरा, टवाणा, ये सारे हल्के शामिल हैं। फिर शाहकोट से लेकर ये सांगला रोड जो है 42 मिनट तक, ये शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी, मोटरवे बनाया। और जो इमरान न्याजी ने ननकाने को दिया, तबाही बर्बादी बदनामी दी। शाहकोट के अंदर ननकाना रोड देख लें, तबाह बर्बाद हो गया, पूरे शाहकोट का पानी सीवेज का फिर रहा है। तो इसलिए वो दोनों मनसूबे पिछली गवर्नमेंट के थे, हाँ इनके दौर में बने, लेकिन जब हमजा शबाशी साहब आए, मैंने दोबारा 2022-23 के जो एनुअल बजट था उसमें उसके लिए फंड की एलोकेशन करवाई, हमने उस स्कीम को जारी रखा। और आज भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उनके जो फंड हैं वो हम अपने तलकात पर लाए हैं। और मैं समझता हूँ कि शाहकोट के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम, जो पानी फिर रहा है, वो सब कुछ इमरान खान, उस्मान बज़दार और परवेज़ लाई और आतिफ का किए धरा है कि मेरे शाहकोट को, मेरे PP 132 को जो नज़रें बद लगी वो इन लोगों की वजह से लगी है। कोई एक मनसूबे का नाम मुझे बता दें कि जो उन्होंने शुरू किया और मुकम्मल किया हो। 4.5 साल में जो मनसूबे 2 आपने लिए, अभी वो ऑन गोइंग स्कीम में है, काम हो रहा है, मुकम्मल नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो शाहकोट का THQ हॉस्टल मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डायलिसिस सेंटर बनता है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि शाहकोट के अंदर नादरा का ऑफिस बनता है, शाहकोट के अंदर मॉडल थाना बनता है सिटी में, और शाहकोट के अंदर थाना सदर जो है उसकी जगह बनती है। तो ये कोई एक मनसूबा मुझे बता दें कि शाहकोट और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के अलावा कोई PTI ने काम किया तो मुझे बता दें। मैं तो खुली किताब की तरह हूँ, हर चीज़ मेरी उंगलियों पे है। जो शाहकोट के अंदर जड़ाले रोड में हुआ और जो मैं समझता हूँ कि शाहकोट की तबाही और बर्बादी है हल्के की, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इमरान खान और उसके जो टाइगर हैं वो। आखिरी सवाल आपसे, आपने टिकट की अप्लाई तो कर दिया होगा, किस टिकट के लिए आपने अप्लाई किया है? इस वक्त मेरा ख्याल आपके इल्म में तो होगा, कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? अभी सूबाई से इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, तो मैंने सूबाई के लिए अप्लाई किया है जी। अप्लाई करने के लिए लिस्टें बनी हैं, अभी इंटरव्यू होने हैं और वो पार्लियामानी बोर्ड बन गए। जब इंटरव्यू होगा तो मैं हूँ या मेरी पार्टी के कोई और साथी हूँ, हर पार्टी के वर्कर का हक है कि वो PP 132 के में टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको टिकट मियाँ नवाज शरीफ साहब देंगे, मैं एज ए कारकुन उसके मियाँ नवाज शरीफ साहब के टिकट पर लबैक कहूँगा इंशाल्लाह। सही है। तो अगर MNA का इलेक्शन भी साथ अटैच हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अल्लाह बेहतर करेगा, जो पार्टी फैसला करे। चलो सही है, ठीक है जी। हल्के अवाम को नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई 1998 को पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी ताकत बनाया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हिम्मत और जुर्रत के नतीजे में। पाकिस्तान में अगर कोई शख्सियत है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और आज भी आवाम के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं, तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिनकी बीवी मौत हयात की कशमकश में थी। तो 13 जुलाई 2018 को वो लंदन से गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान आते हैं। साथ उनकी बेटी हिम्मत और जुर्रत की निशान मरियम बीबी, जिनकी वालदा मौत हयात की कशमकश में थी, तो वो बाप के साथ आकर हडियाला जेल गिरफ्तारी दे के पकड़े जाते हैं और उनकी वालदा की डेथ हो जाती है। और एक इमरान न्याजी नामी शख्स है जो फितने बाज है, जो मैं समझता हूँ ज़मानत पार्क में छुपा हुआ था, कारकुनों को गिरफ्तार कराता था, खुद छुप जाता था और बड़े फ़ख्र अंदाज में कहा करता है। वो 2007 में पुलिस आ गई मेरे घर ज़मान पार्क, तो मैंने कहा वारंट लाए, वो वारंट लेने के तो मैंने दीवार फैला के भाग गया। इसलिए आज इमरान न्याजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर फितना फैलाने वाला और वो घरों में मैं समझता हूँ इंतशार फैलाने वाले शख्स का नाम है। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने
صبر دیا اور ہمت اور جرأت دی، جو ظلم کو ہر چیز کو سہنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن پنجاب کے ہوں مرکز کے ہوں وہ نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی جیتے گی انشاءاللہ۔ اور میں پاکستان کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور فتنے باز اور ڈرامے گیروں کی شناخت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈرامے کرتے کرتے اب ایکسپوز ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میدان سجے گا اور پھر باتیں بھی ہوں گی، اور پھر اللہ کی کرم سے اپنے اپنے کیا، جس نے جو کیا ہوگا اس نے وہی کاٹنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میرا پاکستان مضبوط ہے، میرا پاکستان دیوالیے کرنے کی جو عمران خان کی سازش تھی وہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ پاکستان نہ دیوالیہ ہوگا نہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، میاں محمد نواز شریف زندہ باد، ABC نیوز چینل زندہ باد۔ بہت شکریہ رانا صاحب، اپنے وقت دیا، آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئی۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے ووٹ کا حق ادا کرنا ہے، ووٹ اسی کو ہی دینا ہے جو آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے، آپ کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرے۔ جو باتیں کریں اس کو رد کریں، جو کام کرے اس کو لبیک کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔